नमस्कार। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे यूपी लेखपाल यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की जो 31 जुलाई 2022 को इसकी परीक्षा हुई थी। 31 जुलाई 2022 को तो इसके जीके के जो 25 प्रश्न पूछे गए थे, तो आज उनके बारे में हम देखेंगे। तो आपको पता है कि किसी भी परीक्षा को जज करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से देखकर एनालाइज करें कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस को देखने के बाद हमें काफ़ी हद तक आइडिया आ जाता है कि हमें किस तरह से अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम यूपी ट्रिपल एससी की जो यूपी लेखपाल की जो परीक्षा हुई थी 2022 में, उसके यूपी जीके के 25 प्रश्न जो पूछे गए थे वो एज इट इज़ हम वैसे ही डिक्टो प्रिंट करके लाए हैं, डिक्टो टाइप करके लाए हैं। तो आप इनको अच्छे से देखेंगे। और इसके बाद हम रीजनिंग पूछी इसमें नहीं जाती है, तो रीजनिंग, मैथ और ग्राम विकास की सीरीज भी आगे लेकर आएंगे। तो आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तथा अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे, जिससे हमारी रीच आगे बढ़ सके। और यदि आपको कोई भी इस परीक्षा से रिलेटेड डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करेंगे। तो देख लेते हैं आज बिना किसी देरी के। तो यूपी लेखपाल 31 जुलाई 2022 को पूछे गए सभी 25 प्रश्न हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई क्षमता और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है। नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई क्षमता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है। तो पहले का आंसर हो जाएगा प्रदूषण और खपत में कमी आएगी इससे। नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई क्षमता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होगा, तो प्रदूषण और खपत में कमी आ जाएगी इससे। अगर नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करेंगे तो ईंधन की बढ़ी हुई जो क्षमता है उससे मनुष्य और पर्यावरण को क्या लाभ होगा, तो प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। अगला क्वेश्चन है कि कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप ईबीसी को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया है। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा रीधम ममानिया ये हैं। तो कौन नेपाल में हिमालय, तो रीधम ममानिया नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप ईबीसी को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। तो ये था चीन देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। अगला क्वेश्चन है तीसरा, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था। तो किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो जो नाम दिया गया था, तो ये था हैदरागढ़ रियासत को। तो हैदरागढ़ रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, ऑपरेशन पोलो। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं। तो भारत में किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं, तो ये सिक्किम में है। सिक्किम में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिक्किम में कितनी लोकसभा सीटें हैं। सिक्किम में कितनी लोकसभा सीटें आपको बताना है। सर्वाधिक लोकसभा सीटों की अगर बात करें हम, तो ये यूपी की हैं और कितनी है, तो ये 80 हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि सिक्किम में कितनी लोकसभा सीटें हैं। अगला है, ईएफटी का पूर्ण रूप क्या है। ईएफटी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक लिखा, इलेक्ट्रॉनिक, इफिशिएंट, इफेक्टिव, इलेक्ट्रॉनिक यहाँ। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ईएफटी का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बफिन द्वीप किस देश में स्थित है। बफिन द्वीप किस देश में स्थित
है तो बफिन द्वीप स्थित है कनाडा देश में। कनाडा देश में स्थित है। बफिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो ये कनाडा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारत के संविधान में अंतर्गत निहित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद 19 में दी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान को लागू किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान को लागू किया गया? किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान को लागू किया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर। तो 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो वायसराय थे वो लॉर्ड लिनलिथगो थे। तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। ये भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था उस समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। आपको यह बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? अगला क्वेश्चन है, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विधान चंद्र राय पुरस्कार, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। विधान चंद्र राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक डीपीएसपीस का वर्णन किया गया है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी। तो ये इनका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच किया गया है, 36 to 51। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? तो ये अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल हैं। आपको बताना है कि कौन से पार्ट में है, कौन से भाग में है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह साबरमती आश्रम से शुरू किया था। और ये कहाँ पहुंचे थे? तो दांडी पहुंचे थे। तो साबरमती आश्रम से शुरू किया था महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह, साबरमती आश्रम से। आपको ये बताना है कि नमक सत्याग्रह किस आंदोलन के दौरान शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1930 ईस्वी में हुआ था। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान नमक सत्याग्रह हुआ था। तो गांधी जी ने अपनी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू करके दांडी मार्ग तक पहुंचे थे और नमक कानून को तोड़ दिया था। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा खत्म किया गया था। और आपको बताना है कि भारतीय राजा वो कौन थे जिन्होंने सती प्रथा के लिए सती प्रथा में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सती प्रथा के अंत करने में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा। आपको उनका नाम बताना है कमेंट बॉक्स में कि वो कौन से हैं जिनको राजा की उपाधि दी गई थी। अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी राजा की उपाधि। आपको यह बताना है कि वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने में अपना विशेष योगदान दिया था। तो सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो समाप्त किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये वायसराय थे उस समय भारत के। अगला है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जीविका किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जीविका वो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी, जिसमें कृषि क्षेत्र का आता है। तो प्राथमिक सेक्टर मतलब प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर थी। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के अधिकांश जीविका किस पर निर्भर थी? तो ये प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी, मतलब प्राइमरी सेक्टर पर। अगला है, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ये है कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 8 राज्य प्लस 8 राज्य हैं और एक यूटी है, प्लस एक यूटी यूनियन टेरिटरी है। तो आपको बताना है कि यूनियन टेरिटरी कौन सी है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो पूछा गया कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये 8 ही हो जाएगा। अगर यूटी भी पूछता तो 9 हो जाते। तो आपको बताना है कि वो यूटी कौन सी जिसके साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश
की अर्थव्यवस्था पर आधारित है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि पर। तो भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त भी कृषि पर ही आधारित है। तो भारत की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो ये कृषि हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। अगला है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो इसका उत्तर आयोग ने इनमें से कोई नहीं दिया था, तो आप इसको ही मान लेंगे। तो जबकि ज़्यादातर बच्चे NH2 लगाए थे, किताब में भी दिया हुआ है। तो आप फिलहाल आयोग के आप अपने अनुसार देख लेंगे इसका आंसर क्या होगा, लेकिन आयोग ने इसका आंसर डी दिया है, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जनजाति है जिसकी संख्या सबसे अधिक है वो है थारू जनजाति। थारू जनजाति की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। तो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जो है ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। तो मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, तो बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी को उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। तो वाराणसी को उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में IT शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। IT शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो IT शहर ये लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। उस समय करंट का क्वेश्चन है। तो ये IT शहर कहाँ स्थापित किया गया था, तब लखनऊ में। तो लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है, आपका कंप्यूटर किस गतिविधि के माध्यम से वायरस पकड़ सकता है। आपका कंप्यूटर किस गतिविधि के माध्यम से वायरस पकड़ सकता है। तो इसमें ईमेल अटैचमेंट को खोलकर इसके द्वारा आपका कंप्यूटर वायरस पकड़ सकता है। तो ईमेल अटैचमेंट खोलकर, यदि आप ईमेल अटैचमेंट को किसी खोलते हैं तो इस गतिविधि के माध्यम से वायरस पकड़ सकता है। तो आपका कंप्यूटर किस गतिविधि के माध्यम से वायरस पकड़ता है, तो ईमेल अटैचमेंट को खोलकर। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन दिया हुआ था, काम को मिलान करना था इसमें, तो इसमें टाइप थोड़ा गलत हो गया है। तो इसको हम मान लेते हैं ये जैमिनी नदी, इसको नंबर 1 डाल दे, रिहंद नदी 2 पर डाल दे, बेतवा नदी 3 पर और शहजाद नदी 4 पर। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध ये किस नदी पर है, तो ये रिहंद नदी पर हो जाएगा। मतलब ए का हो जाएगा दूसरा रिहंद नदी पर। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ है, तो रिहंद नदी पर है। दूसरा मतलब बी है परीक्षा बांध ये बेतवा नदी पर है। तो मतलब बी परीक्षा बांध बेतवा नदी पर है, मतलब बी का हो जाएगा तीसरा है गोविंद सागर बांध। तो गोविंद सागर बांध ये सी का हो जाएगा। गोविंद सागर बांध हो जाएगा शहजाद नदी पर। तो सी का हो जाएगा चौथा। तो गोविंद सागर बांध कहाँ है, ये शहजाद नदी पर है। और लास्ट वन है जामनी बांध। तो जामनी से जामनी मतलब डी का हो जाएगा पहला वाला, मतलब जामनी बांध जामनी नदी पर है। जामनी बांध जामनी नदी पर स्थित है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध हो जाएगा रिहंद नदी पर, परीक्षा बांध बेतवा नदी पर, गोविंद सागर बांध शहजाद नदी पर और जामनी बांध जामनी नदी पर। तो ये रहे टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि उत्तर प्रदेश की 31 जुलाई 2022 को परीक्षा में जीके के जो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे वो हैं। तो यहाँ क्वेश्चन देख लेंगे। तो इन क्वेश्चन से एक चीज़ तो पता चलती है कि क्वेश्चंस वन लाइनर पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन ज़्यादा डीप में नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आप किसी भी जो वनडे एग्जाम्स की जो बुक होती है लुसेंट वगैरह, तो आप उनको पढ़कर इनको आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं और काफ़ी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे इससे।
तो ये क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछ रहा है, तो इन चीज़ों से यही लगता है कि आप जीके क्वेश्चन, जीके की जो इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं तो काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है, तो आप इनको अच्छे से देख लेंगे। हिस्ट्री के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, पॉलिटी के भी पूछे गए हैं, करंट के थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन के 4 से 5 क्वेश्चन करंट के भी हैं, पॉलिटी के भी 2 से 3 क्वेश्चन हैं, और ज्योग्राफी के भी 2 से 3 क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन हैं। तो देख लेंगे आप इनको आसानी से। तो जीके कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा गया था। तो ये रहे क्वेश्चन सारे। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जितने भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं आप उनके आंसर्स जरूर देंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो जो कल आएगी, आपको हम हिंदी के जो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में आपको बताएंगे। तो थैंक यू।